मैं पीयूष हूँ और आप सबको पीयूष दर पाठशाला में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो चैनल है ये एजुकेशनल चैनल है। शिक्षा के विषय में हम बात करेंगे और वो भी अंग्रेज़ी व्याकरण के विषय में। तो फ्रेंड्स, पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ आप सबको। तो मैं बंगाली हूँ, मेरा जो मातृभाषा है वो बंगाली है और मैंने कभी भी हिंदी भाषा व्याकरण के ज़रिए नहीं सीखा। नहीं किसी मेरा दोस्त है जो हिंदी भाषा में बोलता है, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है हिंदी में बात करना, पर मैं कोशिश करूँगा। आप लोग से एक मेरा ख्वाहिश बोल सकते हैं आप, या मेरा रिक्वेस्ट है, आप सबसे विनती है कि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है ना हिंदी का, वो थोड़ा अलग लगेगा आप सबको, थोड़ा ऑड लगेगा, क्योंकि मैंने कभी भी हिंदी में बातचीत नहीं किया, आज से पहले सीखा भी नहीं ये भाषा। इस हिंदी भाषा का जो व्याकरण है इसका थोड़ा भी मुझे कुछ मालूमात नहीं है। तो मैंने मेरा मातृभाषा के अलावा जो भाषा व्याकरण के ज़रिए मैंने सीखा है वो इंग्लिश है और संस्कृत है। इसलिए हिंदी बोलना कुछ गलती हो सकता है मेरे से, तो आप सब माफ़ करना। जो मेरा कोशिश रहेगा कि मैं जो सिखाना चाहता हूँ वो हिंदी का व्याकरण नहीं, इंग्लिश ग्रामर। तो इस विषय पर मैं जो भी कुछ जानता हूँ आप सबसे शेयर करूँगा। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हो, उन सब से मेरा ख्वाहिश है, मेरा विनती है कि आप सब इस वीडियो को देखें। आज से मेरा ये जो चैनल है पीयूष दर पाठशाला, जिसका ये बंगाली में है इसका नाम, जिसका हिंदी अगर मैं करूँ तो होगा पीयूष की पाठशाला। तो इस चैनल से आप सब जुड़ जाइए और हम सब आज से ही तैयार होंगे। इंग्लिश ग्रामर, आप लोग कहेंगे कि बहुत सारे चैनल है मार्केट में, बहुत सारे टीचर है जो इस इंग्लिश ग्रामर को सिखाता है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर को। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्निक है वो थोड़ा अलग है सबसे, इसलिए कि यहाँ पे मैं आप सबको बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश ग्रामर का सिखाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना इस चैनल को और वीडियो देखना। सेम वीडियो का जो वीडियो मैं बनाऊंगा, सेम टॉपिक पर 3 वर्जन में ये वीडियो होगा। एक बंगाली में, दूसरा हिंदी में और तीसरा ही इंग्लिश में ही होगा। इसी चैनल में मैं दूंगा। अगर आप लोगों से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स अगर मुझे मिलता है तो मैं बाद में एक अलग चैनल करूंगा जहाँ पे हम लोग हिंदी भाषा के माध्यम से ही इंग्लिश ग्रामर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। हम सब लोग आज प्रीपोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टॉपिक है प्रीपोजिशन, मैं फिर से एक बार आप सबको कहता हूँ कि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, मैं जानता हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं सीखा हूँ टीवी से, कुछ न्यूज़ चैनल से मैंने सुन के सीख लिया है। ये भाषा बोलने के लिए काफ़ी है मुझे लगता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारा क्लास प्रीपोजिशन। कुछ भी अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये चैप्टर है प्रीपोजिशन का। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देता है। तो पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर तैयार हो जाइए। जो भी मैं यहाँ बोलूँगा आप सब लोग वो नोट करते रहना। तो मेरे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन, ये जो टॉपिक है प्रीपोजिशन का, इसको हम बोलेंगे कि ये अव्यय है। ये अव्यय पद क्या होता है? जो पद का कभी भी कुछ परिवर्तन नहीं होता कर्ता की बदलने से, और जो क्रिया है, कोई वाक्य है उसमें जो क्रिया है उसका टेंस बदलने से, काल बदलने से इस
पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो दोस्तों देखिए, आई गो टू स्कूल ये जो वाक्य है इसमें कर्ता कौन है? सब्जेक्ट आई है, भार्ब कौन सा है? गो भार्ब है इसमें, और एक विशेष्य है स्कूल, ये नाउन है। टू यहाँ जो वर्ड हम देख रहा है ये प्रीपोजिशन है, तो टू प्रीपोजिशन है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यह इस जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब का जो फॉर्म है इसको बदल देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, आई से ही हो जाएगा, और ये जो वर्ब है गो वर्ब, इसका फॉर्म अगर हम बदल देंगे तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए गोज हो जाएगा। टू स्कूल ये ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है इसको फिर से बदल डालेंगे। तो ही से हम सी कर देंगे, गोज इसका टेंस बदल देंगे, इसको सिंपल पास्ट टेंस में बदल देंगे हम। सो क्या होगा, यहाँ वेंट हो जाएगा, टू आ गया, स्कूल तो वही रहेगा। तो चलिए हम स्कूल को भी बदल देते हैं, यहाँ इसको मार्केट कर देते हैं। एक मिनट माफ़ करना ज़रा। तो हम मार्केट लिखते हैं। तो देखिए कौन सी ऐसी पार्ट्स ऑफ स्पीच है यह जो इन तीनों सेंटेंस में परिवर्तित नहीं हुआ। अगर आप लोग देखेंगे तो ये टू है। देखिए यह सब्जेक्ट आई था, हमने क्या लिखा, यह ही लिख दिया। तो ये फर्स्ट पर्सन था, हमने थर्ड पर्सन लिख दिया। यह भी थर्ड पर्सन है, ये मैस्कुलाइन था, फेमिनाइन कर दिया हमने। वर्ब क्या था, गो वर्ब था, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। गोज ए V5 है, ये V1 था, V5 कर दिया हमने। यहाँ क्या किया, टेंस ही बदल डाला हमने। प्रेजेंट टेंस था, यहाँ हमने पास्ट टेंस कर दिया। जो नाउन यहाँ था स्कूल, हमने नाउन भी बदल डाला, स्कूल से हम मार्केट कर डाला, मार्केट लिखा हमने। फिर भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इस तीनों के तीनों सेंटेंस में परिवर्तित नहीं हुआ है, वो है टू। तो यहाँ से एक बात हम सबकी समझ में आ जाना चाहिए कि जो प्रीपोजिशन है एक कर्ता की बदलने से या वर्ब की फॉर्म बदलने से या वर्ब की काल बदलने से, टेंस बदलने से एक कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए इसको अव्यय कहता है, जिसका व्यय नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, इसको अव्यय कहते हैं। तो ये जो प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये फिक्स्ड है, इसका नंबर भी फिक्स्ड है। टोटल इंग्लिश ग्रामर में टोटल 70 प्रीपोजिशन है, 70 प्रीपोजिशन टोटल है, लगभग 70 प्रीपोजिशन है। तो हम सबको ये पूरा 70 प्रीपोजिशन का जो यूज़ है वो नहीं सीखना है। हम लोगों को करीब 22 या 23, 22 और 23 व्यवहार हम सीख लेंगे प्रीपोजिशन का, हमारा एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है प्रीपोजिशन, ये जो शब्द है, ये जो पद है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये दो भाग से बनी हुई है, एक है प्री, दूसरा है पोजीशन। तो प्री क्या है, प्री का मतलब है पहले, बिफोर, इसका मतलब है पहले, किससे पहले। तो ये पोजीशन का मतलब क्या है, सिटिंग, ये बैठता है, ये प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट। तो इसका जो प्लेसमेंट है वो किसी से पहले है, किससे पहले। अब हम ये देखेंगे तो देखिए आप, महत्वपूर्ण है ये, नाउन के पहले बैठ सकता है, अगर कोई प्रोनाउन है उसके पहले भी ये बैठ सकता है, सर्वनाम, ये विशेष्य की पहले भी बैठ सकता है, सर्वनाम की पहले भी बैठ सकता है।
इसके अलावा ये दो मुख्य है, मुख्यतः नाउन और प्रोनाउन के पहले ही बैठता है। इसके अलावा भी वर्ब के पहले बैठ सकता है, क्रिया के पहले बैठ सकता है। ये एडवर्ब जो क्रिया विशेषण है उससे पहले भी ये बैठ सकता है। फ्रेज शब्दगुच्छ फ्रेज के पहले भी बैठ सकता है, क्लॉज के पहले भी ये बैठ सकता है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि ये प्रीपोजिशन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये कोई नाउन के पहले और प्रोनाउन के पहले बैठता है। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था आई गो टू स्कूल लिखा था, हमने यहाँ मुंबई लिख देते हैं, आई गो टू मुंबई। तो यहाँ देखिए कि मुंबई जो है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये नाउन है। तो नाउन के पहले बैठता है ये प्रीपोजिशन। अब हम क्या करते हैं, ही लिव्स इन हार, ये वाक्य आप लोग देखिए, ही लिव्स इन हार, उसके अंदर वास करते हैं। तो इन जो है ये प्रोनाउन की पहले आया, प्रोनाउन क्या है, हार। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कोई नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले इसका व्यवहार होता है। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, ही इज इग्नोरेंट ऑफ हाउ टू स्विम। अब बहुत गौर से देखिए इस वाक्य को, ही इज इग्नोरेंट ऑफ हाउ टू स्विम। यह जो प्रीपोजिशन है वो ऑफ है, इसके बाद क्या है, एक फ्रेज है हाउ टू स्विम। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि ये हाउ टू स्विम जो है एक क्लॉज है या फ्रेज है। हम लोग कैसे समझे कि एक क्लॉज और एक फ्रेज में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों क्लॉज जो है उसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब हमेशा रहेगा, ये आप लिख लीजिए नोटबुक में आपकी, कि क्लॉज के अंदर एक फाइनाइट वर्ब होना ज़रूरी है। पर फ्रेज जो है उसके अंदर फाइनाइट वर्ब होना ज़रूरी नहीं है। होता है कब, जब वो वर्ब फ्रेज होता है। फ्रेज बहुत तरीके से, बहुत सारा फ्रेज होता है, जैसे नाउन फ्रेज होता है, प्रीपोजिशन फ्रेज होता है, प्रोनाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, इसी तरह वर्ब फ्रेज भी है। जब वर्ब फ्रेज है उसके अंदर फाइनाइट वर्ब हो सकता है, पर उसके अलावा और कोई भी क्लॉज फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। तो कौन सा वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एक वर्ब है स्विम। अब आप पूछ सकते हैं मुझे कि ये स्विम वर्ब, ये तो वर्ब है, ये वर्ब है, पर ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। कौन सा वर्ब है, नॉन फाइनाइट। इससे पहले क्या है, टू, तो एक इन्फिनिटिव है, 2 + V1, ये जो स्ट्रक्चर है ग्रामर में इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इन्फिनिटिव जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब के कैटेगरी में आता है। और क्या आता है, जिरांड भी आता है, पार्टिसिपल भी उसी कैटेगरी में आता है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो प्रीपोजिशन है टू, ये वर्ब की पहले आया है। तो प्रीपोजिशन फ्रेज की पहले भी आ सकता है, क्लॉज की पहले भी आ सकता है, वर्ब की पहले भी आ सकता है, पर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है नाउन के पहले प्रीपोजिशन बैठता है और प्रोनाउन की पहले भी प्रीपोजिशन बैठता है। तो अब हमने प्लेसमेंट देख लिया। अगर आप ये सोचो कि एक सेंटेंस है, एक वाक्य में नाउन भी है, उससे पहले एडजेक्टिव भी है और आर्टिकल भी है, तब कहाँ बैठेगा ये। तो एक वाक्य हम लेते हैं, जैसे ही लिव्स इन ए वेग प्लेस। अब दोस्तों इस वाक्य को आप ज़रा गौर से देखिए, यहाँ प्रीपोजिशन कौन है, इन, नाउन कौन सा है, प्लेस। ये प्लेस जो वर्ड है ये नाउन है,
तो वेग क्या है? वेग का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है। तो वेग जो है ये एडजेक्टिव है और ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड नाउन इस वाक्य में है। तो प्रीपोजिशन का प्लेसमेंट आप जरा गौर करिए, ये नाउन के पहले आया है, पर एडजेक्टिव के पहले भी आया है और आर्टिकल के पहले भी आया है। तो अगर एक ही सेंटेंस में आर्टिकल भी है, एडजेक्टिव भी हो और नाउन भी हो, तब जो प्रीपोजिशन है वो कहाँ बैठता है? आर्टिकल से, आर्टिकल की बाजू में वो बैठ जाता है, उससे पहले ही बैठ जाता है। तो ये हुआ हमारा टोटल प्लेसमेंट ऑफ प्रीपोजिशन। हमने समझ लिया कि जो प्रीपोजिशन है ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सब्जेक्ट की बदलने से और वर्ब की टेंस बदलने से इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए इसको अव्यय कहता है। और हमने देखा कि ये जो प्रीपोजिशन है ये हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन की पहले आता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये काम क्या करता है। एक सेंटेंस है, उसमें एक काम क्या करता है। तो फ्रेंड, हम यह एक सेंटेंस लेते हैं, माई मदर डैश द किचन। यह देखिए, मेरा माँ वो कहाँ है? किचन में है। अब ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है, यहाँ पे वर्ब लिख देते हैं हम, इज। माई मदर इज डैश द किचन। यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, तो इस वाक्य का मतलब ये है कि मेरी माँ किचन में। अब किचन में कहाँ है? किचन के अंदर है, बाहर है, बाजू में है, पास में है, कहाँ है? तो ये जो कहाँ का आंसर दे रहा है, उत्तर दे रहा है, वो कौन दे रहा है? प्रीपोजिशन। अगर हम यहाँ इन लिख देते हैं तो ये जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, इसका मतलब क्या निकलता है? कि मेरी माँ किचन में है, अर्थात किचन के अंदर है। तो हमने देखा कि यहाँ जो नाउन है किचन और यहाँ एक नाउन है मदर, तो मदर से किचन का जो रिलेशनशिप है, संपर्क है, सो ये जो रिलेशनशिप है इसके बारे में कौन हम लोगों को बताता है? ये प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन दिखाता है कि ये जो नाउन है, इस नाउन से इस नाउन का क्या रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब है जो प्रीपोजिशन है इसका काम है, ये प्रीपोजिशन जिस नाउन से पहले बैठता है उस नाउन से सेंटेंस की और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का रिलेशन दिखलाता है। ये तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गई है ये बात कि इसका काम क्या है सेंटेंस में। इसका और एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है सेंटेंस में, वो ये है कि आप सोचिए कि एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है? जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब हम लोग कहते हैं। तो जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है उसको इंट्रांजिटिव वर्ब हम कहते हैं। तो जरा समझिए, ही गोज, यह जो गो वर्ब है, ये गो वर्ब इंट्रांजिटिव है, इसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम लोगों को ये कहना है कि वो मुंबई जाता है तो ही गोज टू मुंबई। इस सेंटेंस में देखिए कि ये जो मुंबई है एक नाउन है और ये जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। तो ऑब्जेक्ट है, पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग वर्बल ऑब्जेक्ट नहीं कहते। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं
प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ड है मुंबई, ये एक नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है, पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, इसीलिए इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, यहाँ प्रेपोजिशन नहीं लिखते हैं हम, ही गोज मुंबई, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। इसलिए हम लोगों को टू, ये जो प्रीपोजिशन है यह हम लोगों को देना है, इसीलिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का ये बन जाए। तो दो काम करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम एक सेंटेंस में, वो ये है कि जिस नाउन से पहले ये बैठता है उस नाउन से और कोई नाउन का या प्रोनाउन का और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये रिलेशनशिप दिखाता है। और दूसरा जो है, ये जो प्रीपोजिशन है ये ऑब्जेक्ट लेता है। और तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, वो नाउन और प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ये बात आप सब लोग लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्रीपोजिशन की बात में जो नाउन और प्रोनाउन आएगा वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसका टाइप क्या क्या होता है, कौन कौन सा प्रीपोजिशन है, ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग टाइप देखते हैं। प्रधानतः प्रीपोजिशन को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है अकॉर्डिंग टू फॉर्म, इसका मतलब है गठन अनुसार, गठन के अनुसार हम लोग बांट सकते हैं इसको। और दूसरा जो है वो है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन मतलब कार्य, एक वाक्य में एक क्या कार्य कर रहा है। तो प्रीपोजिशन को इस ब्रॉडली हम ये दो सेक्शन में भाग कर सकते हैं। एक है अकॉर्डिंग टू फॉर्म, दूसरा है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब देखिए ये जो अकॉर्डिंग टू फॉर्म है, इसमें जो सब सेक्शन है कौन कौन सा है? एक नंबर है मोनोसिलेबिक, दूसरा जो है वो है डाइसिलेबिक, और इसको हम डबल सिलेबिक भी कह सकते हैं। तीसरा जो है वो है कंपाउंड, चौथा है फ्रेज प्रीपोजिशन, पांचवा जो है वो हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, छठा जो है वो है डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन। डिस्गाइज्ड का मतलब है कैमोफ्लेज्ड, वो ऐसा रूप ले लिया है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, आप ये समझ ही नहीं सकते कि ये प्रीपोजिशन है। ऐसा भी होता है, इसको डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन कहते हैं हम लोग, आप लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो पहला है जो मोनोसिलेबिक, मोनो का मतलब क्या है? लैटिन शब्द है, इसका मतलब है वन। तो जिस प्रीपोजिशन में एक ही सिलेबल रहता है, सिलेबल मतलब दल, एक ही दल रहता है जिसमें, उसको हम कहते हैं मोनोसिलेबिक। जैसे अब देखिए इन, टू, ऑन, एट, ये जो प्रीपोजिशन है इसमें एक ही सिलेबल है, इसलिए हम लोग इसको मोनोसिलेबिक प्रीपोजिशन कहते हैं। दूसरा जो है डाइसिलेबिक, डाई का मतलब क्या है? दो, तो इसमें दो सिलेबल होगा, और वो जो दो सिलेबल है वो दोनों की दोनों ही अलग से अलग अलग प्रीपोजिशन है। जैसे इन और इसके साथ एक और प्रीपोजिशन हम लोग लेते हैं टू, तो क्या बन गया? इन टू। ये दोनों ही प्रीपोजिशन है, पर हम लोग इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो एक अलग प्रीपोजिशन होता है इन टू, इसको हम डाइसिलेबिक या डबल सिलेबिक प्रीपोजिशन कहते हैं। तीसरा नंबर पर जो है कंपाउंड। कंपाउंड क्या चीज़ है? कंपाउंड प्रीपोजिशन ऐसे है जो कुछ प्रीपोजिशन आप लोग देखते हैं, जैसे आप ले लीजिए एक्रोस। अब आपको तो ये लगता है ये जो एक्रोस है ये एक प्रीपोजिशन है, पर एक कोई एक प्रीपोजिशन नहीं है, इसके अंदर दो वर्ड है। कौन सा? तो आप लोग एक छोटा सा नोट यहां लिख लीजिए कि ये जो प्रीपोजिशन ऑन है इसका एक संक्षिप्त रूप है, वो क्या है? ए। जब कोई प्रीपोजिशन के अंदर या
प्रीपोजिशन के पहले आपको ये जो लेटर है ये दिख जाए तो आपको समझना चाहिए कि ये नहीं है, ये ऑन है। दूसरा ऑफ जो है इसका जो छोटा रूप है वो है ओ। तीसरा हम लेते हैं बाई, इसका छोटा रूप है बी और बीई, दोनों हो सकता है, बाई का बी भी हो सकता है और बीई भी हो सकता है। तीसरा हम लेते हैं आप, इसका होगा ओ भी ई, अगर ओ भी ही है इसका मतलब आप है यह। तो ये जो है ये छोटा रूप है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रीपोजिशन है अक्रॉस, इसके पहले कौन सा लेटर है, ए है। तो ए का मतलब क्या है, देखिए ऑन, यह ऑन है, तो ए का मतलब है ऑन प्लस क्रॉस। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑन प्लस क्रॉस ये दो वर्ड मिल के हुआ है अक्रॉस। तो एक कोई सिंगल वर्ड नहीं है, इसके अंदर दो वर्ड है, दो वर्ड में एक प्रीपोजिशन है, इसीलिए इसको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। अब हम आपको एक और प्रीपोजिशन देते हैं जो है, तो एक और प्रीपोजिशन हम लेते हैं जो है अबाउट। अब सब इससे परिचित है, भली भांति जानते हैं इस प्रीपोजिशन को। अबाउट जो है, देखिए इस प्रीपोजिशन का पहला लेटर क्या है, ए, तो इसका मतलब क्या है, ऑन। तो इससे पहले ऑन है प्लस दूसरा कौन सा लेटर है, बी। तो बी किसके लिए बैठता है, बाय के लिए। तो यहाँ एक और प्रीपोजिशन है बाय। और तीसरा क्या है, आउट। ये एक एडवर्ब है, आउट। तो दोस्तों देखिए कि दो प्रीपोजिशन और एक एडवर्ब, ये तीनों मिल करके एक वर्ड हुआ है जो एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है सेंटेंस में, जो है अबाउट। तो अब लोग समझ सकते हैं कि ये जो प्रीपोजिशन है अक्रॉस, अबाउट, अलोंग, जिससे पहले ए होता है, ये सब के सब कंपाउंड प्रीपोजिशन है, कंपाउंड। चौथा जो है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज का मतलब है इसमें एक से ज़्यादा शब्द है, एक से ज़्यादा। अगर हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू, ये बहुत ही कॉमन है ये प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या है, अनुसार, इसकी अनुसार। तो ये है फ्रेज प्रीपोजिशन। पांचवा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब क्या है, कोई वर्ब के अंत में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो उसको पार्टिसिपल कहते हैं हम लोग। तो ऐसा लेते हैं हम ड्यूरिंग, ये एक प्रीपोजिशन है दोस्तों, ड्यूरिंग, जिसके अंत में देखिए आप आईएनजी है, इसको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। और हमारा लास्ट है हमारा ये भाई डिस्गाइज्ड। ये क्या है, इसको आप समझ नहीं सकते। देखिए अब अगर आपको कोई पूछे कि वक्त क्या है, वक्त क्या हुआ है, तो अभी 4 बजे है, तो हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, 4 o'clock, हम लिखते हैं 4 o'clock। अब देखिए ये जो ओ है ये क्या है, ये ओ एक्चुअली ये ऑफ है, ऑफ का छोटा रूप है। तो इसका मतलब है 4 o'clock। तो अगर आप ये चार्ट पहले कभी देखा नहीं तो आप इसको नहीं समझ सकते कि ये जो ओ है एक्चुअली ये ऑफ है। तो ये है डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन। और भी है, हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। तो दूसरा हमारा जो भाग है इसको पहले मिटा देता है हम लोग, इसको मिटा दिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो है बहुत सारे हैं। पहले तो टाइम दिखाता है, एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन सा काम करता है, क्या काम करता है, ये टाइम दिखाता है। दूसरा प्लेस दिखाता है। तीसरा मैनर, मैनर का मतलब धर्म। चौथा कॉज, कॉज का मतलब है कारण, कोई चीज़ का कोई जो कारण है ना उसको कॉज कहता है, इसको भी प्रीपोजिशन दिखाता है। चौथा हम लोग कह सकते हैं पोजेशन।
किसी के अंडर में कोई चीज़ है, वो पोजेशन है, अधिकार है किसी चीज़ में, किसका, अगर किसी का अधिकार है उसको हम पोजेशन कहते हैं। ये भी प्रीपोजिशन दिखाता है। मोशन भी है, मोशन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो काम है एक सेंटेंस में एक प्रीपोजिशन करता है। टाइम दिखाता है, प्लेस दिखाता है, मैनर बता सकता है, कॉज बता सकता है, किसी का पोजेशन दिखाता है और मोशन भी बता सकता है, ये प्रीपोजिशन। तो इन सब में दो, टाइम और प्लेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ये टाइम प्रीपोजिशन और प्लेस प्रीपोजिशन जान लेना बहुत ही ज़रूरी है हम सब के लिए। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो इसी दोनों के ऊपर, पहले तो हम प्लेस प्रीपोजिशन को लेके बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ हम लोग चित्र अंकन करेंगे और उस चित्र से हम सब लोग समझेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन कौन सा प्लेस को दिखाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको अच्छा लगा मेरा ये प्रयास, ये मेरा पहला कन्वर्सेशन है हिंदी भाषा में, तो आप लोग, बहुत कुछ गलती हुआ है मुझसे, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इस भाषा का व्याकरण से वाकिफ़ नहीं हूँ। तो इसलिए आप सब लोग माफ़ कर देना मुझे। और अगर आप लोग सबको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, लाइक करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों से। हम फिर मिलेंगे प्रीपोजिशन की 2 नंबर वीडियो में। अब सबसे मेरा मुलाकात होगा, तब तक बाय।